नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नोटिफिकेशन में। साथियों, आज हम मौजूद हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के परिसर में और यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के क्या कुछ संभावनाएं हैं, इन पर आज हम बात करने के लिए यहाँ तमाम छात्रों के साथ मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि विगत 3 और 4 मई को क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 25 विद्यालयों ने भाग लिया और 15 विद्यालय इस संस्थान में आए और बच्चों का कुछ विद्यार्थी मौजूद हैं जिन्होंने कैंपस प्लेसमेंट में बैठा, उनके क्या अनुभव हुए उनको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको परिचय करा दूं, यहाँ पर हमारे समक्ष यहाँ पे 4 जो है छात्र मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम मोहम्मद अंजारुल हक है। मैं बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। पेडागोजी सब्जेक्ट? पेडागोजी इंग्लिश एंड सोशल साइंस। जी, आपका नाम? आनंद राज, BA fourth year, pedagogy subject, honors English and means additional social science. राहुल कुमार दुबे, 2 year BEd program, pedagogy subject हिंदी और social science. Shalini, 4-year integrated course BSc BEd and honors is botany. तो ये थे हमारे कुछ जो साथी जिन्होंने अपना परिचय दिया और उन्होंने पेडागोजी के बारे में बात किया। तो सबसे पहले एक सवाल आप लोगों से, आप लोग आपस में मिल करके सारा आंसर, मतलब जो आप जितने भी प्रश्न होंगे उनका आप दे सकते हैं। एक सवाल होता है कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में जो बीएड है, क्या प्लेसमेंट के लिए ही जाना जाता है या आपका जो एडमिशन हुआ, दाखिला हुआ, क्या आप आरआई प्लेसमेंट के लिए ही आए? आपका क्या कहना है? प्लेसमेंट एक महत्वपूर्ण चरण अब जरूर है आरआई NCERT भुवनेश्वर का, लेकिन ये जो कोर्स है और ये संस्थान है, ये न केवल प्लेसमेंट के लिए बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट एज एक टीचर के रूप में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम इस संस्थान का चयन कर सकते हैं। जो साक्षात्कार में जितने भी विद्यार्थी बैठे होंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि बीएड में लगभग 110 छात्र होते हैं, क्या एक बच्चों का सवाल होता है, एक बड़ा भीड़ ऐसा कहता है जो आरआई का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि यहाँ पे सारे लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है, क्या यह बात 100% सही है? इस पे आप कहाँ तक आपका क्या कहना है इस बात पर? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि प्लेसमेंट किन का होता है, सभी का होता है या नहीं होता है। तो इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे प्लेसमेंट की संभावना ज़्यादा होती है, यानी कि जो भी आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एज ए स्टूडेंट टीचर, उनको इस तरह से डेवलप किया जाता है कि उनके लिए प्लेसमेंट की संभावना काफ़ी उनके लिए अच्छी हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर प्लेसमेंट की दृष्टि से अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये संस्थान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल, दूसरा सवाल जो है वो शालिनी से होगा कि आपका, जैसे कि आपने जब इंटरव्यू में बैठे तो कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे? मैं तो एक ही स्कूल में बैठी थी और वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और अगर सवाल पूछने की बात करें तो बेसिकली उन्होंने जो सेल्फ होता है कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, हॉबीज़, ये उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन में लिया। देन धीरे धीरे वो कंटेंट पे आए। कंटेंट भी जैसे मैंने टीजीटी बायो साइंस के लिए अप्लाई किया था, तो सिर्फ बायो ही नहीं, उन्होंने सारे सेक्टर से कनेक्ट करके क्वेश्चंस किए। तो हाँ, कंटेंट नॉलेज मैटर करता है अगर आप इंटरव्यू में बैठे, प्लस आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड स्किल्स तो होने चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब बहुत मैटर करता है अगर इंटरव्यू की बात करें। कि जैसे कि एक शिक्षक बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स होना अनिवार्य है? क्योंकि अभी ये जो बच्चे हैं वो 12th के भी बच्चे देख रहे होंगे, 10th के भी बच्चे देख रहे होंगे, जिन्हें शिक्षक बनना होगा, तो उनके लिए कौन कौन से कौशल, कौन कौन से स्किल्स होना अनिवार्य है? आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है? सबसे पहली बात तो टीचर बनने के लिए आपको सबसे पहला जो यहाँ पे एडमिशन की प्रोसेस है, जो उसको पहले फुलफ़िल करने के लिए आपके अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। आप पहले लक्ष्य रखिए आप किस सब्जेक्ट की टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहला अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसको अपने कंटेंट, जो सब्जेक्ट कंटेंट होता है, उसके बारे जानकारी होना ज़रूरी है। आप ऐसे भी देखिए एनवीएस टेट कॉम्बिनेशन बहुत बड़ी फैक्टर रहता है कोई भी जॉब के लिए, साइंस में या सोशल साइंस में। तो आप पहले जब 12th के बाद सब्जेक्ट सेलेक्शन करते हैं तो ये सबसे बड़ा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस सब्जेक्ट पे आप अपना ग्रेजुएशन और ऑनर्स करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। उसके अलावा आप ट्रेनिंग किस कॉलेज, बीएड कॉलेज से आप करते हैं। अब हम देखें तो इंडिया के सबसे 5 इंस्टीट्यूट जो आरआई है, ये यहाँ से अगर आप बीएड ट्रेनिंग करते हैं तो एक आप अच्छे स्किल्स अपने अंदर डेवलप करते हैं। उसके अलावा अगर देखें
5 RI के अलावा और बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे जामिया मिलिया, DU, BHU जैसे यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करते हैं तो वहाँ से भी आप अपने स्किल्स को नर्चर करते हैं। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है एक टीचर्स के अपने स्किल को डेवलप करने के लिए। कि जैसे कि एक विस्तृत रूप में उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कहीं न कहीं आपको ध्यान रखना होगा जब आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आपको केवीएस या एनयूएस के टीचर्स अगर बनना है। लेकिन दूसरा सवाल उनसे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि अगर किसी बच्चे ने अपना विषय का चयन ठीक रूप में नहीं कर पाया किसी वजहों से, क्योंकि हमारे पास ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, किसी कारण उन्होंने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन उनके पास नहीं हो पाया, क्या उनके पास अपार संभावनाएँ हैं रोजगार को लेकर के या उनको प्लेसमेंट नहीं होता? इस पर क्या कहेंगी सना आप? देखिए, पहली बात तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो सब्जेक्ट्स को लेकर के ही मैटर करता है। अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो बेशक हाँ, आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सोशल साइंस को एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल का एक कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। पर अगर आपका इंटरेस्ट लिटरेचर की तरफ है तो उस केस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि मेरा खुद का ऑनर्स पेपर इंग्लिश नहीं था, बट आई अप्लाइड फॉर एज अ इंग्लिश टीचर, क्योंकि मेरा इंग्लिश सब्सिडरी पेपर था और इंग्लिश यहाँ पर मेरा पेडागोजी पेपर था, और उस बेसिस पर मास्टर्स डिग्री नहीं था तब भी पीजीटी लेवल पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इन दैट केस हम यही बोल सकते हैं कि आपको इन शॉर्ट जो भी सब्जेक्ट पर आपका कमांड है, अगर आपका कंटेंट नॉलेज अच्छा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो फिर आप अपने सब्जेक्ट मैटर को लेकर के प्लेसमेंट पे बैठिए और उसको लेकर आगे बढ़िए। कॉम्बिनेशन लिटरेचर पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, ये कि बहुत ही अच्छी बात सना ने और उनके बातों से निकल कर आता है कि अगर आपके पास अच्छी सूझबूझ या कह सकते हैं कि अगर आपका अच्छा पकड़ आपके विषय में होगा तो कहीं न कहीं आप प्लेसमेंट जो है वो पा सकते हैं, उसके लिए मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप सरकारी शिक्षण संस्थान में या किसी सरकारी स्कूल में आप टीचर बनना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन का ध्यान रखेंगे। शिक्षा का जुड़ाव जो होता है वो रोजगार से होता है। बच्चों के अंदर एक सवाल आता है कि अभी आप देखेंगे कि तमाम ऐसे सारे प्राइवेट संस्थान भी खोल दिए गए हैं बीएड को लेकर के, तो अभी आपको क्या लगता है कि बीएड को लेकर के जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी यहाँ पर लागू हो रहा है, उस दृष्टिकोण से देखें और रोजगार के दृष्टिकोण से देखें तो क्या कुछ अपार संभावनाएं दिख रही हैं या बीएड कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो चॉइस बेस्ड या चांस बेस्ड, दो हम लोग जानते हैं कैटेगरी को, या तो चॉइस बेस्ड या तो चांस बेस्ड पे, तो एज अ चॉइस के रूप में क्या आज जो है वो रोजगार के रूप में बीएड जो है वो सफल होता दिख रहा है? आपको क्या लगता है और इनमें कितनी अपार संभावनाएं हैं? शिक्षण के बारे में कहा जाता है कि यह एक नोबेल प्रोफेशन है, टीचिंग इज़ अ नोबेल प्रोफेशन। लेकिन इसके साथ एक समस्या ये भी है कि कई बार रोजगार की दृष्टि से कुछ जो लोग हैं वो पीछे हट जाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, प्राथमिकता नहीं देते हैं। लेकिन आज जिस तरह से पूरे विश्व में पूरे देश में और पूरे विश्व में जिस तरह से शिक्षण की मांग बढ़ी है और जिस तरीके की ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है शिक्षकों के लिए, तो शिक्षण जो है वो अभी वर्तमान समय में और आने वाले समय में एक बड़ी अपार संभावना लेकर आ रही है। आप देख सकते हैं कि आईआईटी और एनआईटी जैसे जो संस्थान है वहाँ भी आगामी वर्षों में शिक्षण कराने की योजना, मतलब टीचर ट्रेनिंग देने की योजना बनाई जा रही है। तो शिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोफेशन है और इसको लेकर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। इस पे आप कुछ बात अपनी कहनी चाहेंगे? अब अगर देखेंगे एनईपी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी है, आगे जाके एजुकेशन जो अभी मतलब जीडीपी अगर 1% यूज़ हो रहा है तो आगे जाके 6% जीडीपी एजुकेशन पे दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देख सकते हैं, अगर जीडीपी बढ़ेगा तो एजुकेशन सेक्टर एक अच्छा जॉब हब बन सकता है, हम यही बोलना चाहेंगे। कि आपने हिंदी विषय के लिए आपका चयन हुआ है टीजीटी में, वो कौन सा स्कूल है जिसके लिए चयन हुआ और कैसे कैसे सवाल जो है आपको हिंदी साहित्य के लिए या हिंदी के लिए पूछे गए थे आपके साक्षात्कार में? मेरा चयन हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के शिक्षण के लिए हुआ है और इसके लिए सवाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो जो इंटरव्यू पैनल में बैठे होते हैं वो जैसे मैंने ये महसूस किया, जैसे 2-3 जगह पे मैंने इंटरव्यू दिया तो सबकी अपनी अलग अलग डिमांड थी, अलग अलग अपेक्षाएं थी। तो जिसमें मैंने देखा कि कुछ स्कूल्स हैं जो कि ध्यान दे रहे हैं कि क्लास डिलीवरी कैसी है और वो डेमो ले रहे थे। कुछ स्कूल्स हैं वो कंटेंट नॉलेज को देख रहे थे, चेक कर रहे थे। कुछ स्कूल्स हैं जो कि आपकी जो एप्टीट्यूड है
वो चेक कर रहे थे कि हाँ आप क्या उसमें कर सकते हैं। तो सवाल उनका, मैं जिस स्कूल में भी बैठा वो काफ़ी रेपुटेटेड स्कूल्स थे और काफ़ी अनुभवी लोग थे उसमें, और उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल किए, और उनके उनके सवाल को उसका जवाब देना भी अपने आप में एक अच्छे अनुभव से गुजरना हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा। आज जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है और आज हमारे बीच यहाँ पर आनंद जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या अनुभव रहा। सबसे पहले आनंद जी, जब आप इंटरव्यू में गए तो कैसा लग रहा था, कैसा? टोटल नया एक्सपीरियंस था और वो अलग अलग मतलब सेक्टर से क्वेश्चन कर रहे थे। कभी कभी कंटेंट पे जा रहे थे, कभी पेडागोजी पे, कभी हाउ डू यू डील क्लास, मतलब मेरा साइकोलॉजी चेक कर रहे थे एज ए टीचर। तो वो मतलब एक कंप्लीट पैकेज होता है वो आपका, मतलब पूरा पर्सनालिटी टेस्ट होता है, कंटेंट टेस्ट होता है, पेडागोजी, हाउ विल यू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी। तो वो आप कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं। मतलब कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन नहीं होता, सारे सेक्शन से होते हैं। यानी कि उनका सवाल जो है बेसिकली ऑल राउंड आपका डेवलपमेंट कैसा हुआ, कैसा आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, इनको लेकर के सवाल। हाउ विल यू मेक क्लास मोर इंटरेक्टिव, मीन्स क्योंकि हम लिटरेचर के लिए दिए थे इंटरव्यू, तो उनका कहना था कि साइंस में तो बच्चे इंटरेस्ट ले लेंगे, ठीक है, आप लिटरेचर को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो, और मतलब लेसन को इंटरेस्टिंग वे में कैसे डिलीवर कर सकते हो, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, यही सब क्वेश्चन था। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान या कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो भी, उनके अंदर भी एक भावना रहती है कि मैं भी एक अच्छा शिक्षक बनूं, तो वो अपने कौशल को कैसे विकास कर सकते हैं, इसमें आप लोगों की क्या क्या राय है? जब हम स्पेशली लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज को लेकर के हम जब बच्चों का, जैसे हमारे जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस में हम यही बोल सकते हैं कि बच्चों को लेकर के साइंस, सोशल साइंस को लेकर के थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बट व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम होता है। तब उस केस में टीचर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि आप लैंग्वेज को बच्चों तक किस तरह से आप पेश कर रहे हो। आप लैंग्वेज को एज एन इंटरेस्टिंग दिखा रहे हो, आप लैंग्वेज को एज एन अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हो, या फिर लैंग्वेज को सिर्फ एक सब्जेक्ट मैटर की तरह बच्चों को पेश कर रहे हो। तो उस केस में लैंग्वेज को लेकर के बच्चों का नज़रिया बदलना एक टीचर के लिए पहली जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपका पढ़ाने का तरीका, लैंग्वेज को आप महज एक लिटरेचर फॉर्म में लेकर के उसके स्टोरी नरेशन, पोएम नरेशन को आप लेकर पढ़ा रहे हो, या आप लैंग्वेज को लेकर के बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डाल रहे हो, वर्ड पावर बच्चा डेवलप कर रहा है, वो कितना उस चीज़ को अपने अंदर ले पा रहा है। तो ये सब चीज़ करना, इन शॉर्ट द पेडागोजी एंड द कंटेंट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द टीचर, सारी चीज़ें मिल करके ही एक लैंग्वेज को एक अच्छा फॉर्म देती है क्लासरूम टीचिंग में। और कुछ बातें अब शालिनी से हो जाए। शालिनी, आपको क्या लगता है कि हम जैसे कोई एज अ टीचर, मैंने कहा कि जो आरआई के छात्र हैं, लैंग्वेज को लेकर के इन्होंने अपनी बात रखी, जो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान या अच्छे संस्थान नहीं आ पाते या सुदूर गांव के इलाके में जो बच्चे पढ़ रहे हैं विज्ञान को लेकर के, वो कैसे साइंस को बेटर वे में मतलब कन्वर्ट हो सकता है या एक अच्छे शिक्षक के रूप में कैसे बन सकते हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ जो डेली लाइफ से हमेशा रिलेटेड है। हम कहीं भी जाते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ साइंस। तो साइंस को इजी बनाना जब तभी होगा जब हम हर चीज़ को रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए एज अ टीचर ये स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, सिर्फ बुक का बताने से और उसको एक्सपीरियंस में इंक्लूड करके, जैसे कि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर लें, तो साइंस में ये बहुत मैटर करता है कि जो स्टूडेंट्स है वो इस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। और जैसे कि आपने बात बोली, जो गांव के लोग हैं, जो दूर इलाके के लोग हैं, वो कैसे चीज़ों को लें। तो इसके लिए मुझे लगता है विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक का महत्व बहुत है। भले वो ज्ञान ले लेगा, लेकिन उस ज्ञान को कैसे दूसरी जगह पर अप्लाई करना है, वो करने में मुश्किल होती है। तो वहाँ शिक्षक का रोल आता है। अगर ऐसा संभावना, ऐसी सुविधा है आसपास, तो साइंस बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवर किया जा सकता है और ये एक बेस्ट फील्ड बनता है जहाँ पे हम बहुत ही क्रिएटिविटी दिखा के इसे यूज़ कर सकते हैं। आरआई में टोटल 15 स्कूल इस बार आए थे, पर हमें इंस्टीट्यूशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन था कि एक स्टूडेंट मैक्सिमम 4 स्कूल में ही ऑप्ट कर सकता है इंटरव्यू के लिए। तो मेरी जो प्रेफरेंस थी, मेरे लोकेशन वाइज प्रेफरेंस थी, तो उस हिसाब से मैंने 4 स्कूल में अपना इंटरव्यू दिया था। चारों स्कूल का इंटरव्यू लेने का तरीका बहुत अलग था। किसी स्कूल में जीडी करवा करके फिर ऑनलाइन डेमो के थ्रू में सिलेक्शन हुआ है। किसी स्कूल में सिर्फ डायरेक्ट लाइव डेमो ही लिया गया है विदाउट एनी क्वेश्चन। किसी स्कूल में आपके कंटेंट को पूछा गया है और किसी स्कूल में आपको कंटेंट के साथ आपको पूरी होलिस्टिकली जांचा गया है, आपकी सोच विचार कैसी है, आप कैसे हैंडल करेंगे सब चीज़ में।
तो इंटरव्यू को लेकर के यही एक मेरी तरफ से राय है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए आए, प्लेसमेंट के लिए, अपने कंटेंट नॉलेज को सबसे पहले बहुत अच्छे से तैयार करके आएँ। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह क्या है वो बहुत ज़्यादा असर नहीं करता। अगर आप कॉन्फिडेंस होकर आएँगे कंटेंट नॉलेज के साथ और पेडागॉजिकल स्किल्स के साथ, तो फिर आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत बेहतर होगा। आपसे कैसे-कैसे सवाल पूछे गए थे साक्षात्कार में? जैसा कि सना ने बताया कि इस बार कैंपस प्लेसमेंट के दौरान बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे रेपुटेटेड स्कूल यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमारा चयन किया। तो हमने बहुत सारे जो स्कूल्स हैं उसका इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान सबकी अपनी अपेक्षाएं थी। जैसे कुछ स्कूल्स जो हैं वो उन्होंने अपना इंटरव्यू दो दिनों में लिया था। पहले दिन में रिटन टेस्ट लिया था, फिर दूसरे दिन में इंटरव्यू लिया था। कुछ स्कूल्स जो हैं वो डेमो क्लास ले रहे थे, यानी कि आपकी जो क्लास डिलीवरी है उसको चेक कर रहे थे और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू ले रहे थे। कुछ स्कूल्स ऐसे भी थे जो कि वो डायरेक्ट इंटरव्यू ही ले रहे थे। तो सबकी अपनी अलग-अलग अपेक्षाएँ थी, अपनी अलग-अलग डिमांड थी। सवाल कैसे पूछे गए? तो सवाल जो है वो कंटेंट से पूछे गए और इसके साथ ही कंटेंट के साथ ही कंटेंट में भी जैसे कि हिंदी आप बतौर शिक्षक वहाँ पे जब टीजीटी में थे तो जो आपके स्कूल्स थे उनमें आपको कौन से सवाल किए गए? क्या वो साहित्य पर बेस्ड थे या व्याकरण से रिलेटेड थे? हमारे जो भी दर्शक हैं उनके अंदर ये रहते कि मैं कहाँ पे सिलेबस को पढूँ, नहीं पढूँ, क्या लिटरेचर ही ज़्यादा पढ़ लूँ या ग्रामर पढूँ? ये कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कह सकते हैं कि एक थोड़ी-सी असमंजस वाली स्थिति बनी रहती है। तो आपसे कौन से सवाल किए गए थे? लिटरेचर से सवाल थे और लिटरेचर्स के एक स्कूल में लिटरेचर के सभी जो अंग हैं, सभी विधाएं हैं, कहीं ना कहीं से हर जगह से सवाल पूछे गए थे। और ये यहाँ पे सबसे बड़ी मैंने चीज़ ये देखी कि वो मौका देते हैं कि हाँ, आपको कौन से कवि पसंद है, कौन से लेखक पसंद है, उसके बारे में बताइए। और वहाँ से बातचीत शुरू होती है, फिर वो पूछना भी शुरू करते हैं और अलग अलग चीज़ों से। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण, जैसे कि आप जानते हैं कि आप शिक्षण में जा रहे हैं, तो व्याकरण और भाषा का ज्ञान भी होना, नॉलेज भी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो संभावनाएँ तो व्याकरण से भी काफ़ी होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो है इंटरव्यूअर्स ये भी देखना चाहते हैं कि आपका अप्रोच जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है या नहीं है। तो वो वेरियस बहुत सारी जैसे हॉबीज़ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? तो इस तरह से जो है वो तमाम तरह के जो आप जिसमें आपका पूरा का पूरा ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसको चेक किया जा सके, आपका मन, मस्तिष्क और मिजाज चेक किया जा सके, तो इस तरह के तरीके के सवाल होते हैं। लैंग्वेज को छोड़ करके जो भी साइंस के या सोशल साइंस में जो भी टीचर्स यहाँ पे बने हैं, उनसे एक है कि क्या जब वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या जब उनके पास सवाल होता है, तो क्या पूरा आंसर इंग्लिश में ही देना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जो हैं जो झारखंड और बिहार के मतलब वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो उनका एक सवाल रहता है क्या हमारा जो कन्वर्सेशन जो है वो इंग्लिश में ही होना चाहिए? इसको लेकर क्या कहेंगे? एक्चुअली प्रॉब्लम थोड़ा रीजनल हो जाता है क्योंकि स्कूल्स बहुत अलग अलग रीजन से आते हैं, कुछ साउथ से, कुछ मतलब उड़ीसा वगैरह से। और इस बार जैसे हमने देखा कि बिहार झारखंड के स्कूल्स नहीं ही थे ऑलमोस्ट, तो रीजनल डिफरेंस के कारण क्योंकि इंग्लिश बहुत कॉमनली यूज़ होता है, तो हिंदी में अगर हम कम्युनिकेट करें तो प्रॉब्लम हो सकती है उनको समझने में। इसलिए काइंड ऑफ ये थोड़ा कहीं न कहीं नेसेसरी हो जाता है कि आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करें ड्यूरिंग इंटरव्यू। सो हाँ, हालाँकि ऐसा नहीं है कि बहुत जगह फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं कि आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, अगर वो समझ पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बोल सकते हैं। हमारे जो भी व्यूवर्स, जो नए व्यूवर्स हैं, उनसे यही मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपके पास संभावनाएँ, क्योंकि अगर आप शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हैं और आप चाहते हैं कि आपने कॉम्बिनेशन आपका ठीक नहीं हो पाया है, तो कहीं न कहीं थोड़े से लैंग्वेज में आप अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं। खासकर क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी की थोड़ी-सी कहीं न कहीं डिमांड बढ़ रही है, तो उस लहजे से अगर आप देखें, अगर किसी अन्य विषय में अगर आप लैंग्वेज को छोड़ कर के किसी दूसरे विषय में जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अंग्रेजी को लेकर के काम करनी होगी। सोशल साइंस के टीचर हैं, तो आपसे कौन-कौन से सवाल किए गए थे? क्या फैक्चुअल बेस्ड थे या किस प्रकार के सवाल उनको बताएँ? आपसे क्या-क्या सवाल किए गए? सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आप जैसा सीवी अपने आप को देते हैं इंटरव्यूअर को, सीवी से ही स्टार्ट करता है वो सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आपकी अगर जगह है, कोई अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस है, जैसे एज ए सोशल साइंस स्टूडेंट, या फिर कोई ज्योग्राफिकल प्लेस है, तो काउंटर सवाल वहीं से होता है। इसीलिए अपने रिज्यूमे आप अच्छे से देख के जाइए। आप उससे
अपना रिज्यूमे के हिसाब से इंटरव्यू अपना तैयार होके जाइए, और अपने कंटेंट को भी उसी तरह से, जैसे मेरे ज़्यादा फोर्स इंटरव्यू में मेरा रहा हिस्ट्री पे झुका हो रहा है, तो मेरे हिस्ट्री से वही सवाल पूछने लगे, क्यों आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री इंटरेस्टेड नहीं है, बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कन्फ्यूज़ करने के, लेकिन आपको पॉजिटिवली हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जैसे कि जब कोई इंग्लिश टीचर के रूप में जाते हैं तो कैसे आपसे कौन-कौन से सवाल किए गए थे इंग्लिश में लेकर के, और कैसे स्किल्स को लेकर के डेवलप कर सकते हैं, इन पर अपनी बात रखें? इंग्लिश को लेकर के मैक्सिमम स्कूल्स में पहला ही सवाल इसलिए पूछा जाता है, अगर आपका ऑनर्स पेपर नहीं है तो पहला सवाल यही पूछेंगे कि वाई इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट आप क्यों। तो उस फेज़ पे आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंस शो करें कि बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। एक इंटरेस्ट शो करना, एक कॉन्फिडेंस शो करना नंबर 1 प्रायोरिटी हो जाती है किसी भी इंटरव्यू के लिए। दूसरी चीज़, वो इंग्लिश के लिए जब हम आते हैं तो फिर वो बात करते हैं कि आपकी ग्रामर स्किल्स और दूसरी तरफ आपकी लिटरेचर स्किल्स। आपको डेमो क्लास में वो आपको ग्रामर ज़्यादा पूछते हैं, ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ग्रामर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लिटरेचर की हम बात करेंगे तो फिर वो आपसे बुक्स, ऑथर्स को लेकर के ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। और इंग्लिश को लेकर के आप स्टूडेंट्स में क्या क्रिएटिविटी करेंगे, ये एक सबसे कॉमन क्वेश्चन रहा है जो ऑलमोस्ट चारों स्कूल से ही पूछा गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए इंग्लिश टीचर्स के लिए। आप लोगों में जैसे कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय थे जिन्होंने डेमो भी कराया, जैसा कि आपने बताया, तो डेमो में आपने कौन सा टॉपिक को पढ़ाया था? मेरा 2 स्कूल में ऑलमोस्ट डेमो हुआ था। तो एक स्कूल में उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आपको ग्रामर ही पढ़ाना है, तो ग्रामर के लिए आई पिक्ड अप लाइक टेंस, क्योंकि टेंस उस टाइम ही ऑन द स्पॉट माइंड में आया। और दूसरे स्कूल में उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी थी कि आप अपने चॉइस से कुछ भी डेमो पढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने क्लास 8 का जो चैप्टर था द जॉर्डिस फॉन, वो मैंने सिर्फ इंगेज पोर्शन करके देखा है। डेमो में एक चीज़ है कि वो आपको पूरा 5 मिनट या 10 मिनट तक आपको नहीं देंगे, स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में ही वो आपको जज कर लेते हैं कि आपका कितना है। तो अगर आप डेमो तैयार करें तो सबसे पहले आप इंगेजमेंट पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना अलॉन्ग विथ कंटेंट बहुत ज़रूरी है। आप सभी यहाँ पर युवा शिक्षक हैं, तो आप लोगों का क्या संदेश रहेगा आने वाले आरआईएंस को, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले जो भी आरआई में जो भी स्टूडेंट आएंगे एज ए स्टूडेंट टीचर, तो उनको मेरा संदेश यही है कि वो ज़रूर यहाँ पे आएँ। अगर वो एक बेहतर शिक्षक बनना चाहते हैं तो ज़रूर आरआई एनसीईआरटी भुवनेश्वर का चयन करें, क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट टीचर के रूप में डेवलप करने की जो भी अर्हताएँ हैं उसको पूरी की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे बुक्स है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि वो है यहाँ का करिकुलम, और जो यहाँ का करिकुलम है, यहाँ का जो फील्ड एंगेजमेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको स्कूल एक्सपोजर मिलता है, जिसमें आपको मल्टीकल्चरल है, जिसमें आपको जेएनवी में 4 महीने पढ़ाने का अवसर मिलता है। और फिर वर्किंग विथ कम्युनिटी प्रोग्राम में आपको कम्युनिटी से के साथ जो है सामंजस्य बैठाकर काम करने का भी अवसर मिलता है। तो बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे आपको सीख मिलेंगे यहाँ पे। तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जो भी आरआई में आना चाहते हैं वो अच्छी तैयारी के साथ यहाँ का एंट्रेंस दें और इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, इंस्टीट्यूट में आएँ और यहाँ जो भी ट्रेनिंग दी जाती है उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाएँ। आनंद जी, आपको क्या लगता है कि आरआई जो है वो कैसे दूसरे संस्थान से अलग है? क्या ये अलग है या नहीं है, या वाकई में ये अलग है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आरआई अलग है क्योंकि ये मतलब फोकस करता है एज टीचर स्किल बिल्डिंग पे। आपको एक टीचर के रूप में कॉम्पिटेंट बनाता है हर जगह। जैसा कि भैया पहले बता रहे थे कि यहाँ का सिलेबस जो है यूनिवर्सल है। आप चाहे यूपी टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, चाहे किसी भी टेट का एग्जाम का सिलेबस आप देख लीजिए, आपको सिलेबस में मिल जाएगा और यू कैन डेफिनेटली डेवलप एज ए गुड टीचर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आरआई को लेकर के? आरआई कैसे विशिष्ट संस्थान है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो भी बीएड को लेकर के सोच रहे हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन रहता है कि बीएड को एज अ बैकअप प्लान प्रिपेयर करते हैं। बट आई मस्ट इंश्योर कि जब आप आरआई आएंगे तो आपको आरआई आने के बाद पता चलेगा कि बीएड एक बैकअप नहीं बल्कि एक मेन स्ट्रीम में भी बहुत अच्छा करियर है। और सबसे अच्छी बात आरआई को लेकर के ये है कि जैसे मेडिकल को लेकर आप एम्स प्रेफर करते हैं, आप इंजीनियरिंग को लेकर आईआईटी प्रेफर करते हैं, तो अगर आपकी प्रेफरेंस बीएड है तो आप बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में आरआई ही प्रेफर करें, क्योंकि आरआई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको थ्योरेटिकली बुकिश नॉलेज देता तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो आपको ऑलराउंड 360 डिग्री डेवलपमेंट देता है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं वो आपको कल्चरल हो, स्पोर्ट्स हो, लिटरेरी हो, जो फील्ड इंगेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, मतलब आपको निखार देता है ये इंस्टीट्यूट। तो इस केस में जिनके लिए बीएड एक वाकई एक मेन स्ट्रीम करियर या बैकअप के लिए भी तैयार कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आरआई रखना एक बहुत अच्छी बात होगी उनके लिए।
शालिनी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आरआई के बारे में अगर आपको एक शब्द कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? हाँ, जैसा कि दी ने कहा बिल्कुल सही है कि हम जैसे किसी भी सेक्टर को लेके प्रेफ़रेंस देते हैं, मेडिकल के लिए एम्स को, इसके लिए आईआईटीज़ को। तो बेसिकली अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, टीचिंग को अपना प्रोफ़ेशन से ज़्यादा एक होता है, पैशन भी होता है बहुत लोगों का टीचिंग। तो अगर आप रियली टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, देन दिस इज़ द बेस्ट। यू कैन कम हियर एंड इसके एग्ज़ाम्स के बारे में आपको पता ही होगा। तो एज़ ए स्किल डेवलपमेंट ये बहुत ही अच्छा, इवन जो इंटरेस्टेड नहीं भी होते, क्या होता है कई बार कि हम जैसा कि बोला बैकअप प्लान है, तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ में भी मोस्टली स्टूडेंट्स बस आ जाते हैं, नॉट इंटरेस्टेड एज़ अ बैकअप ऑल्सो। बट यहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से एजुकेशन को आपको बताया जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है, आप कैसे स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो आप उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो जो इंटरेस्टेड नहीं भी होते वो भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं, एंड दिस इज़ द केस विथ मी एक्चुअली। सो येस, इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन टू चूज़। अंजारुल जी, इसके बारे में आपको क्या कहना है कि आरआई आपको कैसे अलग लगता है अन्य संस्थान से? ऐसे तो हम इंडिया में बहुत सारे बीएड कॉलेज देखते हैं, इंडिया में बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है। आरआई में ये खासियत है कि यहाँ पे जो आप थियोरेटिकल पढ़ते हैं उसके साथ प्रैक्टिकल 50% अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़ को लेके, तो उसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे किया जाता है फील्ड इंगेजमेंट के जरिए हम देख सकते हैं यहाँ पे। और ज़्यादातर फोकस यहाँ का प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल रियल लाइफ से चीज़ें को कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है। ये सबसे बेस्ट इस कॉलेज का हमको लगता है। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट टीचर्स हैं उनके अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान को लेकर के, और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कैसे एक विशिष्ट संस्थान के रूप में काम कर रही है, कैसे वर्किंग विद कम्युनिटी से लेकर मल्टीकल्चर से लेकर के आप जेएनवी इंटर्नशिप में अपने करिकुलम को जोड़ती है, साथ ही साथ कैसे जो स्किल्स है उनको इन्हेंस किया जाता है। तो ये थी कुछ प्रतिक्रियाएँ। इसी प्रकार के वीडियो के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के बीच शेयर करें।